नवीन के अलावा हमारे दूसरे रेडर इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं जो हमने सोच के हमने जो प्रैक्टिस कर रखी है। हरियाणा में एक कल्चर हो गया, जो कल्चर पहले रेसलिंग का था वो आज कबड्डी का हो गया। लास्ट सेकंड में वो मैच हमारा था, लेकिन हो जाता है कई बार। आज का गेम और बहुत पहले का गेम जो स्टार्टिंग में था, कोच लगने के बाद बहुत बड़ा अंतर था। दबंग दिल्ली न थकेगी न हारेगी, रामवीर सर ने बोल दिया है, मतलब बोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में शायद अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा सर का। रामवीर सिंह खोखर सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एक्सपीरियंस, कबड्डी का मैट और सर का एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों का अमलगमेशन हो जाए, दोनों का मिलाप हो जाता है तो टीम, खिलाड़ी, बहुत चीज़ें निखर के निकल के आती हैं। सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? और एबीपी न्यूज़ को और उसके फैंस को मैं तो जो है ना, जैसे इंटरव्यू के लिए जो आपके सामने बैठे हैं, हम जो है ना शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर, ठंड काफ़ी है दिल्ली में, इससे थोड़ा सा वाकिफ भी होंगे क्योंकि जहाँ से आप आते हैं वहाँ भी ठंड अच्छी खासी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे ट्रीट कर रही है दिल्ली की सर्दी? नहीं, दिल्ली की सर्दी जो है ना हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि मैक्सिमम हमारी टीम वो दिल्ली के आसपास से है। दिल्ली के जो है ना 50-60 किलोमीटर के आसपास की टीम है ये, हरियाणा से लगभग बच्चे ज़्यादातर मोर देन 80% लड़के हरियाणा से है। तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि इन दिनों में जो प्रैक्टिस का टाइम होता है ना, प्रैक्टिस का और कंपटीशन का, वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही ज़्यादा होता है इस एरिया में, तो खासकर तो ये हैबिचुअल है। हम तो है खिलाड़ी भी और कोच भी, हम हैबिचुअल है, क्योंकि दूसरे कोच भी जोगिंदर सिंह है मेरे साथ, वो अच्छे खिलाड़ी। बिल्कुल। तो सारी टीम हैबिचुअल है, नो प्रॉब्लम जी। सर, आपने कहा कि जो प्रैक्टिस का समय होता है ये अक्टूबर से मार्च तक का होता है, इसमें ठंड भी होती है, अच्छी खासी ठंड, और जिस तरीके की सर्दी पड़ती है थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए मुश्किल भी होता होगा सुबह उठना फिर प्रैक्टिस में जाना। एज ए कोच कितना टफ हो जाता है युवा बच्चों को ट्रीट करना? कई चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर मान लो थोड़ा सा टाइम कोई किसी मेजर कंपटीशन का थोड़ा आगे ज़्यादा है, और तो हम दूसरे टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि दोनों टाइम 3 टाइम भी। लेकिन कई बार अब हम करते हैं, जैसे दिन में जो है ना प्रैक्टिस करानी, मौसम अच्छा है तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो ब्रेकफास्ट के बाद हमने जो है ना प्रैक्टिस करा ली, एक थोड़ा इवनिंग में लेट नाइट तक करा ली, तो इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा रहता है प्रैक्टिस के लिए, और ज़्यादा मेहनत हो जाती है। गर्मियों में हमने एसी की भी मदद लेनी पड़ती है, दूसरी एटमॉस्फेयर की मदद लेनी पड़ती है, कई बार हाई एल्टीट्यूड में भी जाना पड़ जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया मौसम है। सर, 30 सालों का अनुभव, 1989 में ये कारवां शुरू हुआ था कोचिंग का? ना, ये 1988 कोचिंग का तो बहुत पहले था, क्योंकि मैंने 1981 में NIS किया था, और मैं इंडियन PNT की टीम में था पहले एज ए प्लेयर था। फिर 81 में इंडियन PNT होती थी उस टाइम पे, जो टेलीकॉम और ये होता है आजकल, तो उसकी टीम का कोच हो गया था। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली मैंने 84 में, और साई में ज्वाइन की मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी। NIS में उस टाइम पे NIS था, बाद में साई बना, और मेरी पहली पोस्टिंग जयपुर हुई थी, स्वाभिमान स्टेडियम जयपुर। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। फिर वहाँ एशियन चैंपियनशिप होनी थी 1990 में भी। 1988 में। अच्छा, 88 में एशियन चैंपियनशिप मेरे को जो है ना नेशनल कोच लगा दिया उस टाइम पे 88 में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य था। सर, 1984 से आपने बताया कारवां शुरू हुआ, 2014 तक आप साई का हिस्सा थे। जनवरी 2014, हाँ। फरवरी 2014। बिल्कुल। अब 10 साल हो गए सर साई से भी आपको दूरी बनाए, 2014 के बाद से 2023, अब लगभग 24 में हम इंटर करने वाले हैं 2-3 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब आप पीछे मुड़ के वो 30 साल देखते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, मतलब आपने बहुत सारे कोचेस देखे होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स देखे होंगे जिनको आपने बचपन से बड़े होते तक
बड़े होने के बाद वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाने तक, वो एक बड़ा नाम बनने तक सब कुछ देखा है। वो इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सर अगर आपसे मैं बोलूं कि 1984 से लेकर 2014 तक वो 30 साल कैसा रहा है सर? देखियो, आज का गेम और बहुत पहले का गेम जो स्टार्टिंग में था, कोच लगने के बाद बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि एक तो जो है ना, शहरों में खासकर खिलाड़ी बहुत कम मिलते थे कबड्डी के, गरीब घरों से थे, उनको शहर में प्रैक्टिस के लिए लाना, क्योंकि फैसिलिटीज़ शहर में थोड़ी ज़्यादा थी, गांव में कम थी। लेकिन फिर भी जो है ना, ये प्रयास रहा कि भाई कबड्डी को डेवलप किया जाए। तो उसमें जयपुर मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ के इंटरनेशनल फेडरेशन के और AKFI के प्रेसिडेंट भी वहीं के थे, जनार्दन सिंह जी के अलावा, वो जो जिनके स्वर्गवास हो चुके हैं, जिन्होंने कबड्डी के लिए बहुत ज़्यादा किया। तो हम उनके टच में आ गए, उनसे हमें बहुत सीखने को भी मिला और हमारे को सिखाया भी। तो हमने फिर जो है ना, शुरुआत की मिट्टी पे ही था उस टाइम पे। फिर एशियन चैंपियनशिप हुई जयपुर के अंदर ही, 5 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, 5 कंट्रियों में। तो वहाँ से हमने फिर मैं अभी इसको तो बड़े लेवल पे जाना चाहिए। फेडरेशन का हमारे साथ था, कोचेज का बहुत बड़ा साथ था, और उसमें 1-2 कोचेज की जो पुराने कोचेज में आज की, उसमें जैसे आपने भी कहा था भाई आपका बहुत बड़ा लंबा पीरियड है, तो मैं तो ये मानता हूँ मेरे साथ के तो 2-3 कोच ही बचे हुए हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा एक्टिव हैं। एक तो जिनसे जो मेरे कोच थे सीनियर मेरे से, साई के अंदर, वो भी साई में थे, E प्रसाद राव, वो टेक्निकल डायरेक्टर हैं इसके लीग के, और वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कोच थे। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना इसमें काम किया फेडरेशन के साथ, तो खैर उससे प्रेरणा मिल गई हमारे को। नटराज साहब थे हमारे कोच थे वहाँ पर NIS में, जब हमने डिप्लोमा किया। तो वो एक जो है ना कबड्डी ग्रोइंग था, खो खो और कबड्डी, लेकिन कबड्डी में ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दी। तो फेडरेशन ने जो है ना दूसरे कंट्रियों में भी इसको डेवलप करने की कोशिश की, और उसका जो है ना रिजल्ट ये रहा कि वो डेवलप भी हो गया और आज सबके सामने है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबा जो है ना वो था, क्योंकि मिट्टी पे दूसरा सिस्टम था प्रैक्टिस करने का। अब भी हम मिट्टी पे कराते हैं थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी पे कराना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रोज़ लंबा अगर लॉन्ग टर्म प्लान का जो कैंप होंगे, तो उसमें रोज़ अगर आप मैट पे कराएंगे तो उसमें इंजरी के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी पे भी, और फिर बच्चे भी साथ साथ जो है ना खिलाड़ी दोनों मिक्सचर करके एक अच्छा स्किल दे पाते हैं, क्योंकि मिट्टी से भी हम सीखते हैं। सर आपने बात करी मिट्टी से प्रैक्टिस की, मिट्टी पे शुरुआत करने से। कबड्डी अगर हम खेल की बात करें तो बहुत लोगों का मानना है, जहाँ से अगर आप गांव में देखें जहाँ से गेम शुरू होता है, बहुत सारे तबकों से देखें, मिट्टी से जुड़ा ही खेल कबड्डी माना जाता है। आप मिट्टी में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, आप बनाते हैं लाइन, लकीर खींचते हैं और वहाँ से आप शुरू हो जाते हैं खेलना। मिट्टी से जुड़ा खेल है, और आपने कबड्डी को साल दर साल, दशकों में आपने देखा है, बदलते देखा है, मॉडर्नाइज होते देखा है। अब जब आप सर 1980 या 90 के दशक की बात करें और अब बात करें जब 2023 में है, कितना कुछ बदल गया है कबड्डी में सर। मिट्टी से शुरू हुआ गेम आज प्रोफेशनल मैट्स पे होता है। गेम को तो आज भी हम मिट्टी का ही मानते हैं, क्योंकि गांव जितने लड़के ये आते हैं ना, ये अभी मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सब जगह इंडोर स्टेडियम नहीं है। वो मिट्टी में प्रैक्टिस करके फिर कुछ जो पॉलिशिंग होती है ना, वो एकेडमीज में या साई के सेंटरों में या स्टेट के सेंटरों में वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको थोड़ा जो है ना एक एडवांस ट्रेनिंग मिलती है। तो मिट्टी से तो अभी जुड़ा हुआ है के लिए, वहाँ कुछ स्किल वगैरह भी कुछ ऐसी होती हैं जो मैट पे ना करनी पड़ती, वो हम मिट्टी पे करवाते हैं बच्चों को। तो मैं मानता हूँ कि मिट्टी वाला तो जो है ना वो तो मिलान रहेगा। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस, रूल रेगुलेशंस में चेंज होगी। पहले डायमेंशंस में जो अपना
ग्राउंड होता था जिसमें जितने एरिया में खेला जाता था मिट्टी का, पहले 12.5x10 का था, उसका फिर थोड़ा सा चेंज किया कि भाई 7 प्लेयर एक के खिलाफ खेलते हैं, उसको थोड़ा आधा मीटर बड़ा किया। वुमेन सेक्शन का भी चेंज किया कोर्ट, जूनियर सेक्शन का भी, सब जूनियर का भी, तो ये ग्राउंड चेंज का भी और दूसरे रूल रेगुलेशंस का भी। अब जैसे प्रो कबड्डी आने के बाद कई रूल रेगुलेशन चेंज हो गए, जो AKM भी चेंज हुए हैं। उससे क्या हो गया कि गेम फास्ट भी हो गया, फास्ट होने के साथ साथ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो, वो अट्रैक्टिव हो गया, फास्ट हो गया और प्रोफेशनल भी हो गया। तो उससे गेम अब जाने लग रहा है। और उसमें कोचिज का जो ग्रास रूट से कोचिज, PTs, गांव में सीनियर खिलाड़ी, वो जो तैयार करते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, तो बाबू जी अब तो आज के दिन में आपको हैरानी होगी कि बच्चे 7 साल से कबड्डी खेलना शुरू हो गए। 7 साल का बच्चा कितना होता है? 6 और 7 साल के बच्चे, हरियाणा में एक कल्चर हो गया, जो कल्चर पहले रेसलिंग का था वो आज कबड्डी का हो चुका है। तो वो होना पड़ेगा, क्योंकि कई अब तो दूसरे कंट्रियों में भी जो है ना, हम देख रहे हैं कि भाई जैसे ईरान है, चाइना ताइपे है, कोरिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान वगैरह, ये तो हमारे जैसे ही थे, उन्होंने डेवलप नहीं किया, हमने डेवलप किया है। तो अब कबड्डी और ऊंचे जाने लगी है। यूरोप में है, यूरोप में स्टार्ट हो गई है, अफ्रीका में स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बढ़िया जो है ना कबड्डी के लिए अच्छा हो रहा है, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया है। और सर आप अपनी चाय भी इंजॉय करते रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और आपको भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी है। सर करंट अगर सिनेरियो पे आए, फिलहाल करंट टूर्नामेंट पे आए, PKL 10 पे, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10, दबंग दिल्ली कैसी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, 7वें पायदान पे भी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टीम मौजूद है। परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद आप अगर एज अ कोच आप अगर इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपकी इवेल्युएशन जानना चाहता हूँ टीम की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि 3 मैचेस आपने जीते हैं, 3 हारे हैं, एक पिछला मुकाबला जो आप खेल के आए वो ड्रॉ होके आया है। कैसी इवेल्युएशन एज अ कोच क्या मानते हैं आप दिल्ली टीम? पहले तो जो है ना, ये PKL 10 जो है ना एक बड़ा दमदार होने वाला है, अच्छा होगा। इसमें जो हमने टीम फॉर्मेशन की ना, तो टीम फॉर्मेशन हमने इस टाइप से की थी कि NYP लड़के, न्यू यंग प्लेयर, बिल्कुल। पहले भी NYP लड़के थे 4, हमने जो रिटेन किए हुए थे दबंग दिल्ली ने, और 4 लड़के हमने और ले लिए, और 3 नॉमिनेटेड, वो भी NYP यंग लड़के लिए। तो हमने ऐसी फाउंडेशन कर दी टीम की कि ये टीम इस टाइप होगी कि कई साल तक ये लड़के, और किसी भी टीम में मैं ये मानता हूँ कि दबंग दिल्ली में जो टीम खेल रही है उसमें फर्स्ट 7 में 5 NYP लड़के खेल रहे हैं। मतलब जो पहली दफे जो उसमें प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, तो ये एक चैलेंज है। शुरू वाला जो हमारा मैच हुआ, फर्स्ट मैच जो है, उसमें हमारा तमिल थलाई से था, थोड़ा सा नया नया मामला था, और उसमें बहुत अच्छा मैच चला था, लेकिन उसमें हम लूज कर गए, क्योंकि एक रेडर को, फास्ट रेडर था, वो समझ नहीं पाए, और वो टीम को, दूसरा जो जिस रेडर को मेन टारगेट किया था नरेंद्र कंडोला, वो उसको तो कंट्रोल हो गया, लेकिन दूसरे जो है ना वो वहाँ कमी रहेगी। तो हमने फिर वो और गैप किया। तो दूसरा मैच आया, हरियाणा स्टीलर से आया था शायद, 13 पॉइंट की लीड हो गई थी। वो एक नई टीम थी, नए लड़के थे, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड तक जो है ना, लास्ट सेकंड में वो मैच हमारा था, लेकिन हो जाता है कई बार, कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे ही फिर अगला मैच पनेरी से था, उससे था अपना बेंगलुरु से था, बेंगलुरु को हमने मारा अच्छी तरह से। पनेरी से था, पनेरी में भी क्या हुआ कि कुछ तो नवीन नहीं खेला, जो कि हमारी जान थी टीम की। इवन देन अब गलती तो देखो खिलाड़ी से हो जाती है अंदर,
जो प्लानिंग थे उस प्लानिंग के हिसाब से टीम खेली और बड़ा नेक टू नेक मैच हुआ और हम छोटे मार्जिन से हार भी गए। वो तो अलग चीज़ थी, फिर हम वो प्लानिंग चलती रही है। वो अब जयपुर के जो मैच था, जयपुर के साथ जो मैच था उसमें भी हमारी यही प्लानिंग थी कि हम स्कोर आएंगे। बंगाल के साथ भी हमारी यही प्लानिंग थी। प्लानिंग हमारी सेम थी। जैसे मान लो मनिंदर को प्लानिंग की, भाई ऐसा करना है वो करना है, 100% सक्सेस। दूसरे उनके 2 रेडर थे, 100% सक्सेस। दूसरे उनका डिफेंस था, हम पूरे सक्सेस उसी में जैसे भी था। फिर ये जो लास्ट मैच था, ये जयपुर पिंक पैंथर वाला, इसमें भी प्लानिंग बहुत गजब की थी। जिसको टारगेट किया था वो कंप्लीट सेट हो गए। बस वो नवीन के अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्या, वो तो भगवान का है मामला, अदरवाइज तो वो जगह चोट लगने की थी नहीं। वो मोमेंट ऐसा था, 3 प्लेयर थे, वो खाली था वो तो बिल्कुल, लेकिन वो हो गया। होता है, उसमें किसी का दोष नहीं दिया जा सकता, ये तो परमात्मा का दोष है। क्या हो गया क्या नहीं कह सकते। वो हमारे लिए एक नुकसान था, क्योंकि एक तो सुपर टैकल चला गया वहाँ, 12 पॉइंट की हमारी लीड थी, 10 की रहेगी, तो उसमें टीम पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया। क्योंकि ये गेम ऐसा है, ये 3 मिनट में 10 पॉइंट चले जाते हैं, वो प्रेशर आ गया, वो झेल नहीं सके। इसलिए हम जीत भी सकते थे इस मैच को। लास्ट हमारे पास एक रेड बची हुई थी, अगर मैं चाहता तो उसको हमें डिसाइड भी करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि ड्रा करवाना ही बेटर था। रिस्क होता है, प्रेशर, टीम वो बढ़ रही थी ऊपर, पहले लीड हमारी थी, फिर वो टीम बढ़ने लगी, तो उनका मनोबल हमारे से ज़्यादा था। तो इसलिए वो जो है ना, ये फिर प्लानिंग ये हुई कि भाई ड्रा ही खेलना चाहिए। सर, आपने बताया टीम की परफॉर्मेंस, हर मैचेस को बहुत बखूबी आपने एक्सप्लेन किया। अगर हम दबंग दिल्ली के रेडिंग यूनिट को देखें, आशु हैं, नवीन है वहाँ पे, मंजीत बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मितू अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो अब आगे आने वाले मैचेस में, आगे आने वाले जो अभी टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं उसमें चुभने वाली है, वो है नवीन का इंजरी कंसर्न। टीम को कहीं ना कहीं नवीन की कमी तो खलने वाली है। नहीं, इसमें तो देखो दो राय है नहीं इसमें, क्योंकि वो तो हमारा एक जो है ना 15 पॉइंट बनाने वाला खिलाड़ी था। हम ये मान के चलते थे कि भाई 15 तो इसके लिख दिए, डिफेंस को फिर अपने आप नेचुरली स्पोर्ट मिल जाता है। तो नवीन के अलावा हमारे दूसरे रेडर इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं जो हमने सोच के, हमने जो प्रैक्टिस कर रखी थी उतना नहीं करेंगे। अब पुनेरी में नवीन नहीं था, हमारी टीम पुनेरी आज के दिन सबसे बड़ी टीम चल रही है अब तक। वहाँ के जो युवा हैं, असलम इनामदार, मोहित को अच्छा कर रहे हैं। असलम और मोहित का तो कोई स्कोर ही नहीं था जी। डिफेंस ने हमारे ने बहुत बढ़िया काम किया था, आंसू बहुत अच्छा खेला था। ऐसे अगले आगे मैच में नवीन की कमी नहीं खेलने देंगे। देखो कमी तो रहेगी उसमें, तो कोई राय है ही नहीं। दूसरी टीम पे प्रेशर जो नवीन का पड़ता है वो दूसरों का पड़ जाएगा। वो 1-2 मैच के बाद जो है ना वो सेट हो जाएंगे, बढ़ाने पड़ेगा। अपने प्लानिंग तो करी है, तो ये है कि अब नेक्स्ट मैच में यूपीओदा से होगा हमारा, और उसको प्लानिंग करेंगे। सर अभी ठीक है, अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल देखें तो शायद ऐसा लगे कि 7वें नंबर पर दबंग दिल्ली की टीम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करी जिस तरीके की उम्मीद है, जिस तरीके की नवीन एक्सप्रेस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन सर अभी टूर्नामेंट में बहुत सारे मैचेस बाकी हैं और अभी बहुत लंबा जाना है। आगे की तैयारियों पे आपका क्या कहना है सर? हमारा टारगेट तो पहला तो प्ले ऑफ का है, उसके बाद जो है ना हराएंगे हम, कोशिश है आएंगे। देखो सभी टीमें बराबर की, ऐसी बात नहीं है कोई पीछे है तो वो आगे भी आ सकती है, क्योंकि ये टेबल ऐसी है, आप एक मैच जीत जाओ, एक दूसरी टीम हार जाओ, वो बहुत डाउन आ जाती है। 5 लीग के पॉइंट हैं, वो जो है ना ऊपर नीचे टेबल होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी अभी तो, क्योंकि अभी सभी टीमों के 7 मैच हुए हैं, 6 मैच हुए हैं, एक तक 8 भी हुए हैं, 8 से ज़्यादा किसी का नहीं है। अभी लीग के 14 मैच बाकी हैं, पता नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी टीम, मैं ये मान के चलता हूँ
न तो थकेगी न हारेगी, जी। ये गारंटी की बात है। दबंग दिल्ली न थकेगी न हारेगी, रामवीर सर ने बोल दिया है, मतलब बोल दिया है। सर दोबारा थोड़ा सा लौटते हैं पीछे, कोचिंग पे आपके बहुत ज़्यादा अनुभव है, जैसे मैंने बताया कि आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को पूरे थ्रू आउट द करियर देखा होगा। इंडियन टीम की अगर हम बात करें, 2018 में टीम के साथ थे एशियन गेम्स में सर आप, वहाँ पे हमें ईरान ने हराया था। एक ऐतिहासिक जीत अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो, जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल, उसके पहले बहुत सारे चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप्स की बात करें तो टीम इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आपने एज अ कोच वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है। टीम इंडिया अगर हम नेशनल साइड को देखें, इस बार भी एशियन गेम्स में हमने देखा पवन शहरावत वाली टीम कितनी बेहतर तरीके से वहाँ पे गोल्ड जीत के आई है। इंडिया में नेशनल कबड्डी का सिनेरियो, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टस है, बहुत है। जूनियर लेवल पे बच्चे, आप लोग इसमें प्रो कबड्डी भी देख रहे होंगे, सभी सारा देश देख रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 2026 में जो एशियन गेम होगा तो हमारी टीम, 2 टीम इतने गजब की बन जाएंगी, आप किसी भी टीम को खिला लो और वो मारेंगे। जो अब की बार टाई के हिसाब से खेला गया था वहाँ, लगभग लास्ट तक टाई समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन 2026 में अभी 2 साल के बाद है तो ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छी टीम बनेगी। 30 लड़के हमारे AKFI जो है, जो टीम को बनाती है गवर्नमेंट, फिर उसको कोचिंग का प्लानिंग देती है, तो अभी से लग जाना चाहिए उसमें, और तब जाके, क्योंकि कमज़ोर भी नहीं मानना। ईरान भी पूरी तैयारी में है और दूसरा चाइना, ताइपी वगैरह लड़कियों को खास कराने लग रहे हैं। तो क्योंकि हमारे को ये जो प्रो कबड्डी है ना, इससे बेनिफिट बहुत मिलता है। मैं एशियन गेम से पहले 2018 में प्रो कबड्डी सीजन हो गया ख़त्म, तुरंत बाद एशियन चैंपियनशिप थी ईरान के अंदर, उससे नवंबर में, 17 में, 18 में फिर ये हो गई गेम, एशियन गेम जकार्ता में। हाँ, सभी लड़के फिट थे, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया वहाँ टीम ने, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एशियन वही टीमें थी, सेम सभी वही टीमें थी, क्योंकि एशिया के एशियन गेम्स और एशिया चैंपियनशिप एक ही है, एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। नाम एशियन गेम्स में भी वही टीम थी। तो वहाँ हमारा जो है ना, किसी को भी अंदर खिला दो कि वन साइड हमारे सभी टीमें। लेकिन एशियन गेम में, एक एशियन गेम्स में रिवार्ड्स वगैरह और दूसरी चीज़ें बहुत बड़ी है। वहाँ एक प्रेशर जो है ना, वहाँ एक प्रेशर बन जाता है, और उसमें एशियन गेम में भी 9-0 की लीड थी वहाँ भी, और वहाँ थोड़ा सा गलती होगी, खिलाड़ियों से भी गलती होगी, कुछ हमारे से भी गलती होगी, कुछ टीम फाउंडेशन में भी गलती होगी, क्योंकि उस टाइम पे गलती थी। सुरेंद्र नाडा और सुरजीत वगैरह ये बड़े अच्छे फॉर्म में थे, और किसी कारण इंजरी वगैरह था उनके, वो नहीं जा सके वहाँ पर। तो ये भी एक आध बार इंजरी भी एक पार्ट होता है। तो ये समझता हूँ मैं, मेरे ख्याल में यंग लड़के इतने हैं अब आने लग रहे, जो 26 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और हम एशियन गेम में हमारी गोल्ड आएगा, वर्ल्ड कप में भी, एशियन गेम में भी। जैसे हमने कोचिंग के आसपास बात की, PKL 10 में दबंग दिल्ली को लेके बातचीत की, अगर कोई युवा बच्चा इस वीडियो को देखे, ये आखिरी सवाल सर आपसे, कि अगर कोई युवा बच्चा जो कबड्डी में अपना करियर बनाना चाहता है या कबड्डी को एज अ करियर देख रहा है आगे, उसको कबड्डी की डिक्शनरी अगर हम आपको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसको आप क्या उन बच्चों को, उन युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे? अगर रामवीर सिंह खोखर ये चीज़ बता रहे हैं तो उनके लिए बहुत मायने रखेगी, और उनके लिए मैं तो बहुत सभी मददगार कबड्डी खिलाड़ियों को और फैंस को और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कबड्डी में डालें, ग्रास रूट से डालें। छोटे बच्चे आजकल ये नहीं है कि भाई जो है ना, अब लेट का जो ट्रेनिंग शुरू होती है तो उससे लेट पे रिजल्ट आता है। पहले जो दूसरे गेम में जैसे होता है, एथलेटिक्स मान के इसको जो है ना ट्रेनिंग कर देना चाहिए, और इसका भविष्य कबड्डी का बहुत उज्जवल है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मेरा गेम है, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बढ़िया गेम है कबड्डी आज के दिन। इसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत, हालांकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना
स्टार स्पोर्ट्स में भी बल्कि हमारे को सहयोग करते हैं खिलाड़ियों को, टीचिंग एड्स के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए और बाहर भेजने के लिए भी। तो आजकल किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम है, उसको आप 10,000 रुपये पर मंथ एक बच्चे को जब मिलेंगे, पॉकेट मनी मिलेगी पर मंथ, और खाना पीना रहना सहना 20-20 हज़ार रुपये की किट मिलती है खिलाड़ी को ट्रेनिंग करने की। लेकिन वो करना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में है ये स्कीम, छोटे बच्चों से शुरू होती है और वो 8 साल तक 10 साल तक जितनी परफॉर्मेंस देता जाता है, तो मैं मानता हूँ कबड्डी भी उसमें है। तो बड़ा सौभाग्य है कि भाई उस स्कीम में है कबड्डी और उसका बेनिफिट उठता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बहुत बड़ी स्कीम है, वो टॉप्स बोलते हैं उसको, वो ओलंपिक लेवल को तैयार करने के उसमें 50,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं। बाहर आप किसी कोच से ट्रेनिंग ले लो, कुछ खाओ। अब मैं 4 महीने पटियाला था, वहाँ इंडिया कैंप लगा हुआ था वुमेन का। मैं कोच नहीं था वहाँ, ये कोच नहीं था, लेकिन मैं HPD लगाया था गवर्नमेंट ने, HPD परफॉर्मेंस डायरेक्टर उनको। तो मैंने वहाँ देखा पहली, हालांकि नई में तो बहुत बार जाते थे, लेकिन पिछले 2 साल में जो देखा फैसिलिटीज किसी भी गेम के लिए, वो इतनी हाई लेवल की फैसिलिटीज हैं, मैं सोचता हूँ मेरे ख्याल में एशिया में कहीं नहीं। तो जब ये बच्चे कबड्डी के खिलाड़ी जब ये फैसिलिटीज लेंगे, गांव में भी आने लगी है आजकल, तो ये मैं जाओ इस स्कीमों में जाओ और कबड्डी में अपना करियर बनाओ। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, जहाँ से आप आते हैं वहाँ खाने पीने पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, दूध दही पराठे खास तौर से, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप पंजाब हरियाणा चाहे कहीं भी जा रहे हैं उस बेल्ट में, पराठे अगर आपने नहीं खाए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ट्रैवलिंग PKL10 में सर बहुत कुछ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में। कितना मिस करते हैं वो पराठे, वो दूध दही? देखिए ये तो पक्का है कि जो है ना, हरियाणा का खाना तो दूध दही का खाना है ही, इसमें दो राय है ही नहीं। जिस भी होटल में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होटल है, यहाँ सब चीज़ की फैसिलिटीज है, लेकिन वो बातें जो घर वाली हैं वो नहीं हो पाती कई जगह। उनकी डिमांड तो हो ही जाती है। देखो इसमें किसी भी खिलाड़ी को टॉप लेवल में जाने के लिए डाइट का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसी पे भी आता आगे जी। हाँ, तो ये वो तो है, हैबिट है, वो बच्चे खाते भी हैं। और हम जाते हैं होटलों में, सबसे पहले यही कहते हैं भाई खिलाड़ियों को दूध जरूरी है, घी जरूरी है, घी अपना भी ले आते हैं वो। और जिस टाइप का वो खाना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आइटम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फल फ्रूट और ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, यानी आप पराठे खाइए, लेकिन सर के हिसाब से सर ने बोला है डाइट करते रहिए, डाइट के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए अपनी, वो नहीं छूटनी चाहिए, वो बहुत अहम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, ABP के साथ बात करने के लिए और टूर्नामेंट के बीच में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत।